नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा, इसकी क्या अहमियत है और ये दिफाई मुआहिदा मिडल ईस्ट में बाकी इस्लामी ममालिक को किस तरह से बाकी ममालिक का दिफा करेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मंसूर अहमद खान, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब भी रह चुके हैं। मंसूर साहब, बताइएगा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से दूसरे अरब ममालिक किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं और इस मुआहिदे में मज़ीद ममालिक भी आप समझते हैं कि शामिल हो सकते हैं आगे जाकर? जी, देखिए, बहुत ही अहम मुआहिदा है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का बहुत पुराना दिफाई ताल्लुक है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से, काफ़ी दहाइयों से उनकी डिफेंस और सिक्योरिटी में असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। लेकिन ये जो अभी रिसेंट हालात डेवलप हुए मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में, और ख़ास तौर पे इसराइल की जो बर्बरियत और जुल्म और जेनोसाइड्स का दौर आया, और फिर इसराइल ने जो कि यूएस का एक करीबी एलाय है, यूएस के जो दूसरे एलाइज हैं मशरिक़ वस्ता में, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, इन तमाम की सॉवरेनिटी को भी चैलेंज किया बाय अटैकिंग कतर। तो उसमें फिर सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि इस मुआहिदे, इस कोऑपरेशन को, इस पार्टनरशिप को एक बहुत हायर लेवल पे ले गए हैं वो। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एग्री हुई है, इसमें जो ये क्लॉज है कि एक के ऊपर अटैक, दूसरे के ऊपर भी अटैक तस्वुर किया जाएगा, ये बहुत ही कम स्ट्रेटेजिक मुआहिदों में होती है। नेटो में नजर आती है या कुछ और मुआहिदे हैं दुनिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। इससे पाकिस्तान को भी बूस्ट मिला है और इससे ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने खुद अभी बयान किया कि एक बड़ा ही अहम मुआहिदा है और बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है, तो क्या आप नहीं समझते कि एक पे हमला जो दूसरे पे भी हमला तस्वर किया जाएगा? पाकिस्तान की वैसे भी दिफाई सलाहियत इलाके में बहुत उसकी बर्तरी साबित हुई है। रिसेंट वॉर जो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी, उसमें खास तौर पे, तो इस मौके पे जब मशरिक़ वस्ता में जो ये हालात पैदा हुए हैं, तो और अब जो सऊदी अरेबिया या दूसरी दीगर मिडिल ईस्ट की पावर्स हैं, वो ज़रा खाइफ हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के एलाय होते हुए भी यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे एलाय जो इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप पाकिस्तान की साथ की है जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में दिफाई बर्तरी की वजह से पाकिस्तान को अब हर मुल्क अपना पार्टनर बनाना चाहता है। और अब क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन किस तरह से समझते हैं मजबूत हो सकती है? क्योंकि अगर देखें तो सऊदीया का सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया, ट्रेड के हवाले से तकरीबन $40 अरब का ट्रेड करता है इंडिया सऊदीया के साथ। क्या समझते हैं इंडिया और सऊदी अरब के ट्रेड से मुतालिक जो ताल्लुकात हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से सऊदीया किस तरह से असिस्ट करेगा? ये देखिए, इस मुआहिदे से काफ़ी एवेन्यूज खुल सकते हैं। ये मुआहिदा एक दफ़ा हो गया है, लेकिन इसके बाद इस मुआहिदे की परसू को फॉलो करने में कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे और दोनों ममालिक को एक रिजॉल्व शो करना पड़ेगा। अब इसमें डिफेंस के सेक्टर में परचेजेस का दरवाज़ा खुल सकता है, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है, सऊदीया को भी फ़ायदा हो सकता है। टेक्नोलॉजी के हसूल में दोनों ममालिक एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं। इकोनॉमी में पाकिस्तान की, आपने दुरुस्त कहा कि एक तरफ इंडिया की सऊदी अरब के साथ ट्रेड 40-41 बिलियन डॉलर की है, पाकिस्तान की सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर है। मेरा ख्याल है ये एक मौका प्रोवाइड करता है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के साथ अपनी ट्रेड में, अपने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की एक्सचेंजेस में इजाफा करे। अच्छा खान साहब, मेजर चैलेंज जो है इकोनॉमिक चैलेंज है। हाँ साहब, ये फरमाइएगा, आप क्योंकि पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं अफगानिस्तान में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बगराम एयर बेस पे दोबारा जो है उस पे कब्जे का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा बगराम एयर बेस वापस ले लें उनसे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या बगराम एयर बेस ले के तो अमेरिका यहाँ से फिर चीन, ईरान और पाकिस्तान पे नज़र रखना चाहता है, और फिर उसके अलावा ये कि 10,000 फौजी जो हैं उस एयर बेस के लिए चाहिए, तो क्या तालिबान ये सारे करने पे राज़ी हो जाएंगे? देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये रिमार्क दिया, ये ऑफ द कफ रिमार्क था। उन्होंने कहा कि वो बगराम बेस अफगानिस्तान में हासिल करना चाहते हैं, और उन्होंने चाइना का रेफरेंस भी दिया कि ये चाइना के बहुत करीब है। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि
यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान एक जो तनाव किसी कैफियत इस इलाके में पैदा हो रही है, दोनों मेजर पावर राइवलरी, वो इस इलाके में काफ़ी तशवीश का बायस रहेगी। जहाँ तक अफगान तालिबान की हुकूमत ने, अभी तक मैंने उनका रिएक्शन तो नहीं देखा कि उस पर उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है या नहीं, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट में अफगान तालिबान ने ये जो अपनी इंसर्जेंसी लड़ी है यूएस और नेटो की फोर्सेस के दरमियान 2 दहाइयों में, उनकी बेसिक पोजीशन थी कि अफगानिस्तान के अंदर से फॉरेन ऑक्यूपेशन का और फॉरेन फोर्सेस का खात्मा होना चाहिए, फॉरेन फोर्सेस का इनखला होना चाहिए। इसलिए अगर वो इस किस्म के किसी, ये उनका डिसीजन है, अफगानिस्तान ने डिसीजन लेना है, लेकिन अगर अफगान तालिबान की हुकूमत इस किस्म के किसी डिसीजन में जाती है तो उनको अफगान तालिबान के अंदर से भी मुखालफत का सामना होगा, अफगान अवाम की तरफ से भी मुखालफत का सामना होगा, क्योंकि अफगान अवाम भी अफगानिस्तान को, जो कि 5 दहाइयों से फॉरेन फोर्सेस वहां प्रेजेंट रही हैं, कभी सोवियत यूनियन की और फिर बाद में यूएस और नेटो की, उस ऑक्यूपेशन को खत्म करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा, मेरे ख्याल में, कि अफगान तालिबान किसी इस किस्म की सिचुएशन में जाएं। अच्छा, हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने खुद चीन का भी जिक्र किया, तो बगराम एयरबेस से, क्योंकि चीन के जो एटमी प्लांट हैं वो भी काफ़ी नज़दीक हैं, आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का मुआहदा सऊदी अरब के साथ हुआ है, इस हवाले से मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं, वो भी वफाकी वुज़रा, उनका भी ये कहना है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का भी ये कहना है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इसमें मज़ीद शामिल होने को तैयार हैं। हम आपको पहले शॉर्ट भी सुना देते हैं इसहाक डार साहब का कि वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ। सुनाएं जी इसहाक डार साहब क्या फरमा रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये कोई ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी, ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। जी हाँ साहब, तो ये सुना आपने इसहाक डार साहब को भी। ये फरमाइएगा कि क्या चीन भी पाकिस्तान और सऊदीया के साथ इस मुआहदे में शामिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ चीन, देखिए चीन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पावर के तौर पर, मेजर ग्लोबल पावर के तौर पर, रीजनल पावर के तौर पर राइज हुआ है, और उसके राइज को दुनिया ने एस्टेब्लिश किया है, देखा है। अभी रिसेंटली चीन ने जो SCO समिट की तियानजिन में, उसके एक दिन बाद उन्होंने वहां पे एक ग्रैंड विक्ट्री डे परेड की, जिसमें उन्होंने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को खास तौर पे डिस्प्ले किया, और जिसमें बहुत ही सुपीरियर किस्म की टेक्नोलॉजी, बहुत ही दूरमार किस्म के मिसाइल्स का भी डिस्प्ले शामिल था। तो चीन जो है वो अपना इन्फ्लुएंस, अपनी इकोनॉमिक पावर, अपनी मिलिट्री पावर में इजाफा करता रहा है। दूसरी तरफ चीन के मशरक़ वुस्ता में सऊदी अरब और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात में भी इजाफा हुआ है गुज़िश्ता सालों में, बल्कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुफाहमत का किरदार भी चीन ने अदा किया। अब जो मौजूदा सिचुएशन पैदा हुई है, ये इसराइल की और कुछ हद तक अमेरिका की तरफ से भी जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया गया है मशरक़ वुस्ता में के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, और वहाँ जो जेनोसाइड जारी है उसको जिस तरह से उसको जारी रहने दिया गया है, उसके बाद मेरा ख्याल है थोड़ी सी ओरिएंटेशन इस रीजन की चेंज हो रही है, और चाइना के साथ भी मिडिल ईस्ट के ममालिक के राब्ते बढ़ेंगे। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट है, ये है तो बायलैटरल एग्रीमेंट, लेकिन मेरे ख्याल में कतर और UAE भी से दिलचस्पी से देख रहे हैं। अच्छा हाँ साहब, इसमें एक सवाल ये ज़मीनी तौर पे ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो हैं उनका ये मानना है कि अगरचे इस सारे मामले पे जो कतर पे अटैक हुआ है, अगर बराह रास्त अमेरिका शामिल नहीं भी है तो अमेरिका पे अदम एतमाद ज़रूर हुआ है मिडल ईस्ट के ममालिक का, और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसमें क्योंकि कतर, इवन सऊदी अरब के भी कुछ इलाके हैं, मिस्र के भी हैं, वो जो ग्रेटर इसराइल का उनका मंसूबा है, तो ऐसे में एक शिफ्ट अब पाकिस्तान के ज़रिए से मिडल ईस्ट जो है, एक तो पाकिस्तान की वजह से वो अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हैं, दूसरे मार के हक में इन कामयाबियों के बाद एतमाद भी बढ़ा है, तो अब शायद पाकिस्तान के ज़रिए से जो मिडल ईस्ट कैंप है वो अमेरिका से किसी हद तक चीन की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है। क्या आप ये समझते हैं? देखिए, कुछ इस किस्म की जो चीज़ें रोनुमा हुई हैं पिछले 2, 3, 4 सालों में, US
का एक डिफेंस बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस है इजराइल के साथ, लेकिन साथ ही यूएस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अलायंस रहा है अरब ममालिक के साथ। तो यूएस जो गुज़िश्ता कई सालों से इन अरब ममालिक को परसू करके बड़ी खास डिप्लोमेसी के जरिए अब्राहम अकॉर्ड्स में लेकर आया था, लेकिन 2023 में जो हमास के साथ जो मार्का हुआ और उसके बाद जो जिस किस्म की इजराइल ने बर्बरियत रवा की है मिडिल ईस्ट के अंदर, फलस्तीन के अंदर खास तौर पे, और दीगर अरब ममालिक को जो पैलेस्टाइन के साथ नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी थ्रेटन किया है, तो उसके बाद से अरब ममालिक में एक खौफ की लहर तो पाई जाती है कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो तो बिल्कुल ही अरब ममालिक की आज़ादी को, की शख्सियत को ख़त्म कर देगी। और फिर जब ये कतर के ऊपर अटैक हुआ तो मेरा ख्याल है अरब ममालिक ने इस मौका को देखकर कुछ बैलेंसिंग करने की कोशिश की है। अभी भी यूएस अरब ममालिक का जो ट्रस्ट है अमेरिका से वो लग रहा है कि फुकदान का शिकार है। अब उस तरह से भरोसा नहीं किया जा रहा अमेरिका पर। इस मुआहदे के बाद देखना ये है कि मज़ीद कितने ममालिक इस मुआहदे में शामिल होते हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतनाज़े बयान देना कि बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाएगा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये एक सियासी बयान है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब, आप हमें इस हवाले से बता भी रहे थे।